नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से एक बार थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सके, समझ सके और सफलता को सुनिश्चित कर सके। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार के कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, सप्ताह में एक टेस्ट दीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप टेस्ट दीजिए तो देखिए प्रश्न किस यूनिट से गलत हो रहे हैं, प्रश्न कहाँ से गलत हो रहे हैं, प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं, उसकी थियरी को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे धीरे धीरे करके आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक से फॉलो करते रहिए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स वहां पे मिल जाएगा। आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप इत्मीनान से एप्लीकेशन पे सारे कंटेंट को फॉलो करिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। चलिए, अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। थोड़ा आराम से करिएगा, आज का सेशन महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, हाँ। तो पहला प्रश्न है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, दो तीन बातें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो, घाटे की वित्त व्यवस्था को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, बार बार आप लोगों के पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड।
एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। एक सेकेंड, कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा है। चलिए ठीक है, आज का सेशन जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं, है ना। आज आप ये मान लीजिए कि आप टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि मेरा ये जो पेन है वो अभी चल नहीं रहा है किसी कारणवश, तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा और आप प्रश्न का उत्तर बताइए आराम आराम से, है ना। और मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसमें 60 मिनट में आपको 50-60 क्वेश्चन के आसपास में करवा रहा हूँ और एज ए टेस्ट के रूप में इसको लेते हैं। और आप देखिएगा, इसका आप उत्तर मुझे बताइएगा, ठीक है ना। क्योंकि यार मार्कर मेरा नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों हो गया। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ तो चलिए अब चूंकि मार्कर मेरा ठीक चल नहीं रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम इस प्रश्नों को करेंगे और आपको बस उत्तर बताना है। आज का सेशन भी एक अलग तरीके का सेशन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ये जो मेरा पेन का मार्कर है ये ठीक तरीके से चल नहीं रहा है, ठीक तरीके से क्या चल ही नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, ये भी एक नया अनुभव है और मतलब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मजा आएगा। चलिए प्रश्न पे हम आते हैं। पहला प्रश्न है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव क्या होता है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हीनार्थ प्रबंध के नाम से जानते हैं। इसमें सरकार अपने आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करता है। तो जब सरकार आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करेगा तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा और कीमत स्तर बढ़ेगा तो स्फीति आएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव स्फीति, यदि साथ ही साथ प्रभावी प्रतिरोधात्मक उपाय न किए जाए तो।
ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि राजकोषीय नीति संबंधित है। बस मैं आज आप लोगों को प्रश्न दिखाऊंगा, उत्तर बताऊंगा, आप कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी किया जाएगा। राजकोषीय नीति संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग थोड़ा सा कॉपी पेन पास में रखिएगा और देखिएगा कि कौन सा प्रश्न गलत है, कौन सा प्रश्न सही है। तो राजकोष, ठीक है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक आय एवं व्यय से होगा। बिल्कुल ठीक है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार अपने आय को अर्जित करती है और जब सरकार आय अर्जित करती है तो सरकार इस पैसे को कहाँ पे व्यय करना है इसके लिए भी प्लान बनाती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, है ना। राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, तो देखिए इजी सी बात होती है कि राजकोषीय नीति जब गवर्नमेंट अपनाती है तो इससे समाज के कल्याण में बेहतरी का कार्य करती है, या समाज के कल्याण में किस तरीके से बेहतरी आए उसके लिए सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य ये होता है कि समाज के कल्याण में बेहतरी आए, लोगों की आय में वृद्धि हो, ठीक है, लोगों को रोजगार मिले, देश में उत्पादकता का स्तर बढ़े, यही सब होता है ना, देश आर्थिक विकास करे। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जब आप देख रहे होंगे तो डी में दिया जा रहा है वित्तीय संस्थाओं का नियमन। नहीं भैया, वित्तीय संस्थाओं के नियमन से सरकार का कोई मतलब नहीं होता है। तो डी जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला है कि भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम कब लागू किया गया? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम कब लागू किया गया? आज आप लोग पढ़िए, है ना। आज आप बस उत्तर को करिए। आज आप देखिए कि आप कितना प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं बिना मेरी व्याख्या के। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम ये आया कब था? तो ये आया था 2003 में। अगर जो प्रश्न ये पूछे आपसे कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब प्रकाश में आया था, अर्थात ये अधिनियम कब आया था, तो ये अधिनियम आया था 2003 में। लेकिन इसी के प्रभाव स्वरूप राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया 2004 में। तो अधिनियम आया था 2003 में, लेकिन लागू किया गया था 2004 में। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी करेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला कि बजट एक यंत्र है। बजट किस चीज का यंत्र होता है भाई? बजट एक यंत्र है। तो क्या बोलेंगे? राजकोषीय नीति के अंतर्गत ना बजट क्या होता है? सरकार के किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश की सरकार के किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश की सरकार के आय और व्यय का कुल व्यवस्थित विवरण जो होता है उसी को हम लोग बजट में प्रस्तुत करते हैं। और ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये संबंधित हो जाएगा राजकोषीय नीति से। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोलेंगे ठीक बोलेंगे। अगला कि द जेंडर पॉइंट इन टैक्सेशन के किस लेखक ने करदान क्षमता टैक्सेसेबल कैपेसिटी की अधिकतम सीमा राष्ट्रीय आय की 25% मानी है? खूबसूरत सा प्रश्न है, बार बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी गया है। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं?
ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कोलिन क्लार्क। तो आपको याद होगा कि मैं बार बार आप लोगों को थियरी की क्लास जब पढ़ाता हूं तो ये बात कई बार वहां पे आपको बताए कि कोलिन कोलिन क्लार्क ने कहा कि देखिए भैया, जब सरकार टैक्स अर्जित करती है ना, तो राष्ट्रीय आय का 25% ही वो वसूल करे, इससे ज्यादा वो वसूल करेगा तो इसका मतलब कि देश के कल्याण में कमी आएगी। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, द डेंजर पॉइंट इन टैक्सेशन, ये एक पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है कोलिन क्लार्क की। और इसी पुस्तक में उन्होंने कहा था कि देखिए, जो आपका टैक्स है, सरकार को जो अधिकतम टैक्स लेना चाहिए वो राष्ट्रीय आय का 25% ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक सेकेंड एडजस्ट करना होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यदि किसी वस्तु की मांग की लोच पूर्तिया लोचदार है और उस पर कर लगाया जाता है, तो उस कर का भार किसके ऊपर पड़ेगा? तो मैं बार बार आप लोग को बताता हूं कि अगर जो मांग लोचदार है, ठीक है ना, अगर जो मांग लोचदार है अर्थात उपभोक्ता अपने मांग में परिवर्तन कर सकता है, तो एक उत्पादक अर्थात विक्रेता कभी नहीं चाहेगा कि वो ज्यादा वस्तु की कीमत को बढ़ा दे, क्योंकि फिर उपभोक्ता उसके पास से भाग जाएंगे। तो अगर जो मांग लोचदार है, तो ऐसी स्थिति में कर का पूरा भार कौन वहन करेगा? विक्रेता वहन करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे होंगे, तो जितने लोग भी डी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मांग अगर बेलोचदार होता है अर्थात मांग में परिवर्तन नहीं होता है, तब कर का पूरा भार कौन वहन करता है? तब क्रेता वहन करता है। अगला प्रश्न है कि व्यय और कराधान के पुराने स्तर से नए और उच्चतर स्तर की ओर संचलन को क्या बोलते हैं? व्यय और कराधान के पुराने स्तर से नए उच्चतर स्तर की ओर संचलन को क्या कहा जाएगा? बताइए। तो अगर जो आपने किसको पढ़ा होगा, वाइजमैन और पिकाक को पढ़ा होगा, तो उन्होंने क्या बताया था? विस्थापन प्रभाव बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए भैया, जब अर्थव्यवस्था में एक बार सरकार अपने कर को और व्यय को बढ़ाता है, तो अर्थव्यवस्था में चीजें नॉर्मल होने के बावजूद भी कर की दर और सार्वजनिक व्यय को कम नहीं किया जाता है। तो इसे ही तो विस्थापन प्रभाव कहा जाएगा कि एक कर और सरकार के सरकार का कर और सरकार का जो व्यय है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा, तो उसे ही तो विस्थापन कहा जाएगा ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित करारोपण के सिद्धांतों में से कौन सा एक एडम स्मिथ से संबंधित नहीं है? एडम स्मिथ से संबंधित कौन सा नहीं है? बहुत तेज तो नहीं भग रहा हूं मैं। बहुत तेज तो मैं नहीं भग रहा हूं। और ये कमेंट बॉक्स में इसी टाइम रोटी सब्जी चाय दाल चावल सबकी चर्चा हो जाएगी क्या भाई? है? चलिए इस प्रश्न पे फोकस करिए कि निम्नलिखित करारोपण के सिद्धांतों में से कौन सा एक एडम स्मिथ से संबंधित नहीं है? तो एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे एडम स्मिथ ने? 4 नियम। समानता का सिद्धांत उन्होंने कहा था कि देखिए, सरकार इस तरीके से टैक्स लगाए कि सबका त्याग समान हो। फिर उन्होंने निश्चितता का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार को एक निश्चित टैक्स लेना चाहिए ताकि करदाता जो है उनका माइंड मेकअप रहे कि हमें इतना टैक्स देना है। और फिर उन्होंने सुविधा का भी नियम दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि सरकार को सुविधाजनक टैक्स लगाना चाहिए। और चौथा जो दिया था वो मितव्ययिता का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम टैक्स लगाना चाहिए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। पर्याप्तता का सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया। अगला, पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में से किसकी वकालत की? अब पारंपरिक अर्थशास्त्री आ रहे हैं। हाँ,
क्या उत्तर होगा? कि पारंपरिक अर्थशास्त्र में सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में से किसकी वकालत की? तो जो पारंपरिक अर्थशास्त्री थे, जिसमें जेबी से साहब आते हैं, इन लोगों ने क्या बोला था? इन लोगों ने कहा था कि देखिए भैया, सरकार को कम से कम कर लगाना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? कम से कम कर लगाना चाहिए, ताकि जब सरकार कम कर लगाएगी तो उससे निवेश की क्षमता अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी, निजी निवेश में वृद्धि देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत दिया, सभी लोग का उत्तर ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि करारोपण में समता सामान्यतः संतुष्टि दी हुई मानी जाती है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? और जो लोग भी लेट से जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज मेरा ये मार्कर चल नहीं रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ लिखूं या कुछ एक्सप्लेन करूं। तो बस एज ए टेस्ट के रूप में आज इस सेशन को आप दीजिए। कोई बात भी करनी हो तो आप बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि आज हम लोग के पास समय बचेगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और बाकी हम लोग एक क्वेश्चंस को देखते रहेंगे एक के बाद एक। तो देखिए, करारोपण में समता सामान्यता संतुष्ट की हुई मानी जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, प्रगतिशील करारोपण के द्वारा, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रगतिशील करारोपण का मतलब ये होता है कि जिस अनुपात में आपकी आय की दर बढ़ती है, अर्थात जिस अनुपात में आपका इनकम बढ़ता है, उसी अनुपात में कर की दर में भी वृद्धि होती है। तो जब आय बहुत तेजी से बढ़ेगा तो उसका उसी उसी अनुपात में व्यय भी बढ़ेगा, सॉरी, उसी अनुपात में कर भी बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप अपने सीमांत आपकी जो सीमांत त्याग होगी वो बराबर होगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैगनर अपने किस सिद्धांत के लिए याद किए जाते हैं? चलिए भाई, वैगनर साहब किस सिद्धांत के लिए याद किए जाते हैं, बताइए। वैगनर अपने किस सिद्धांत के लिए याद किए जाते हैं? सो इजी सी बात है। वैगनर साहब ने राज्य की बढ़ती क्रियाकलाप का नियम दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे राज्य का आर्थिक विकास होता है, वैसे वैसे राज्य की गतिविधियां बढ़ती हैं, और जब राज्य की गतिविधियां बढ़ती हैं तो एक तरफ मांग बढ़ता है और दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ता है। तो जब मांग और पूर्ति दोनों बढ़ता है तो उससे क्या होता है? जब मांग व पूर्ति दोनों बढ़ता है तो उससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि करारोपण में ऊर्ध्व समता का क्या अर्थ है? करारोपण के परिप्रेक्ष्य में ऊर्ध्व समता का क्या मतलब होता है, आपको बताना है। अब दो बातें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, अगर जो इकोनॉमिक्स की थियरी आपने पढ़ा होगा, तो एक होता है ऊर्ध्व समता और दूसरा होता है क्षैतिज समता। बताइए भाई। एक होता है ऊर्ध्व समता और दूसरा होता है क्षैतिज समता। हम्म, क्या उत्तर आ रहा है? एक सेकेंड। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि करारोपण में ऊर्ध्व समता का क्या अर्थ होता है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि अलग अलग लाभ,
अलग अलग आय समूहों के लोगों पर अलग अलग कर लगाना, सभी लोगों का उत्तर ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टैक्सेशन के संदर्भ में आपको एक ऊर्ध्व क्षमता पढ़ना होता है और एक क्षैतिज समता पढ़ना होता है। तो ऊर्ध्व समता का मतलब ये होता है कि अलग अलग आय समूह के लोगों पर अलग अलग कर लगाया जाए, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। और क्षैतिज समता का मतलब ये होता है कि सभी आय समूह के ऊपर क्या किया जाए, समान रूप से कर लगाया जाए। तो जितने लोग भी इस प्रश्न की बात करें तो बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला है कि एक प्रत्यक्ष कर कहलाता है, प्रत्यक्ष कर क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है तो आपको पता ही होगा कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि अगर जो किसी व्यक्ति के ऊपर कर लगाया और उस कर का प्रभाव उसके ऊपर पड़े और अंतिम रूप से वही कर को अदा करे, तो इसे ही तो प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स है, तो अगर जो आप आय अर्जित कर रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और आपको ही कर का वहन करना पड़ेगा, तो वही तो प्रत्यक्ष कर होता है ना। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है कि एक कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है यदि प्रभाव और करापात एक ही व्यक्ति पे पड़े। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि समग्र आपूर्ति अनुसूची धनात्मक रूप से ढलवा है यदि अन्य सब बातें पूर्ववत रहती हैं तो नाममात्र मुद्रा आपूर्ति में सतत वृद्धि का परिणाम क्या होगा। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। और जो लोग भी लेट से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज हम लोग थोड़ा सा आज का जो सेशन है ये बस एज अ टेस्ट के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आज आप अपना इवेल्युएशन करिए कि जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ इससे कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया है और मेरा जो मार्कर है वो चल नहीं रहा है। तो आज ये एज अ टेस्ट के रूप में क्वेश्चन में एक के बाद एक आपके सामने ला रहा हूँ और ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ठीक से अटेम्प्ट करिए। क्या उत्तर आ रहा है तो देखिए, समग्र आपूर्ति अनुसूची धनात्मक रूप से ढलवा है यदि अन्य सब बातें पूर्ववत रहे तो नाममात्र मुद्रा आपूर्ति में सतत वृद्धि का परिणाम क्या होगा। तो मतलब इस प्रश्न में बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो उससे क्या होगा। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो उससे मांग बढ़ेगा, मांग के अनुसार पूर्ति नहीं बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ जाएगा और जब मांग बढ़ेगा तो उत्पादन भी तो बढ़ेगा ना। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे इस प्रश्न का उत्तर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो उससे कीमत स्तर में वृद्धि होगा और साथ ही साथ उत्पादन में भी वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन करने से क्या होता है, बताइए। और जो लोग भी अभी तक एप्लीकेशन पे थियरी की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं आप जरूर ज्वाइन करिए। एक रणनीति के तहत आपको सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, आप वहां पे थियरी पढ़िए, एक क्रम से थियरी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। आपको नोट्स दिया जा रहा है, कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे नोट्स को पढ़िए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में एक ही टेस्ट दीजिए, रोज टेस्ट मत दीजिए, लेकिन जब सप्ताह में एक टेस्ट दीजिए तो उस पर काम करिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं या मुद्रा एवं बैंकिंग के प्रश्न गलत हो रहे हैं, जहां के भी गलत हो रहे हैं उसके पूरे यूनिट को ठीक से पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए तो जो गलती पहले हुई थी वो गलती आपको नहीं करनी है। इस स्ट्रेटजी को अपनाइए। फिर आपको प्रीवियस ईयर भी दिए जा रहे हैं, खूब पढ़िए प्रीवियस ईयर को, और करंट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से मुझे आप एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। निश्चित तौर पे बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ, एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए जो नीचे नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न की बात करें तो मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन अगर जो होगा तो इससे उन लोगों ने बोला था कि मुद्रा की पूर्ति
अर्थव्यवस्था में घट जाएगी, अर्थात जब मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में घट जाएगी तो मुद्रा के लिए एक सेकेंड, ये क्या पूछ रहा है कि मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन अगर जो किया जाएगा तो मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग कम कर देगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के उद्गम को कालक्रम अनुसार रखिए, मतलब अभी तक मनुष्य का जब से अस्तित्व है, या यूं कहें कि जब से मुद्रा का अस्तित्व है उस तरीके से किस तरीके से मुद्रा का उद्भव हुआ है, तो आप कमेंट करके बताइए। तो अगर जो आप इकोनॉमिक्स की थियोरी की क्लास को पढ़ते हैं तो आपको 16वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा, जहाँ पे कौन थे, बड़िकवादी थे, और उससे पहले भी आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो 16वीं शताब्दी से पढ़ते हैं, जहाँ से बड़िकवादी आते हैं। तो बड़िकवादियों ने कहा था कि हमें बहुमूल्य धातुओं का संग्रह करना चाहिए। लेकिन अगर जो इस प्रश्न की हम लोग बात करें तो देखिए, पहले सबसे पहले क्या था, वस्तु मुद्रा था, मतलब विनिमय का माध्यम होता था। पहले क्या होता था, विनिमय का माध्यम होता था ना, कि भैया आप हमसे गेहूं ले लीजिए, हम आपसे चावल ले लेंगे, ठीक है, कि आप हमसे सरसों ले लीजिए, हम आपसे मटर ले लेंगे, ऐसा होता था। तो सबसे पहले विनिमय व्यवस्था थी, अर्थात वस्तु मुद्रा था पहले नंबर पे। उसके बाद धातु मुद्रा आया। आपने देखा कि जब गुप्त काल आया तो उन्होंने सोने के सिक्के चलाए, लेकिन जब वो सोने के सिक्के चलाए तो बहुत लोग सोना स्टोर करने लगे। तो उसके बाद जब सातवाहन वंश आता है तो सातवाहन वंश शीशे का सिक्का चलाने लगता है। तो फिर धातु मुद्रा की का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ, अर्थात पहले तीसरे नंबर पे, और फिर कागजी मुद्रा आया, ठीक है। जब कागजी मुद्रा आया और कागजी मुद्रा के बाद चेक आ गया, तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की निम्न भूमिका पर केंद्रित किया। जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने मुद्रा की किस भूमिका को बताया, आपको बेसिकली बताना है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि सर परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है। जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उन लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने कहा कि मुद्रा जो है वो विनिमय का कार्य करती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस ओर प्रवृत्ति करती है। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, अब आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल कौन है, नव क्लासिकल कौन है, आधुनिक कौन है, ये सब पता होना चाहिए। और ये तभी पता होगा जब आप क्रम से थियरी को पढ़ेंगे। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पे क्या देखने को मिलेगा, बताइए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं ना। अरे यार देखिए, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन लोगों ने क्या बोला था, उन लोगों ने कहा था ना कि हमें मूल्य का संचय करना चाहिए। उन लोगों ने क्या बोला था ना कि हमें मूल्य का संचय करना चाहिए ताकि भविष्य में हमारी निवेश क्षमता बढ़ जाए। तो मूल्य का संचय करने का मतलब क्या होगा कि भैया आप बचत में वृद्धि कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का उत्तर राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का राइट उत्तर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। क्योंकि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका ये मानना था कि हमें मूल्य का संचय करना चाहिए, अर्थात हमें बचत पे ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में चल करके हम अपनी निवेश क्षमता को बढ़ा सकें। फिर यहीं पे आ जाते हैं किन्स साहब। तो किन्स साहब कहते हैं कि जो आप अपने बचत को बढ़ाएंगे तो वर्तमान में आपका उत्पादन कम हो जाएगा, वर्तमान में आपका निवेश कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाएगा। सो इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपए को र चिन्ह का प्रारूप किसने दिया। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है अपने सेशन में, पहली बार ये प्रश्न आ रहा है ना। चूंकि इस प्रश्न को मैं बहुत बार देखता था लेकिन छोड़ देता था कि बहुत बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन ठीक है
कभी कभी बच्चों वाला प्रश्न भी सॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे कंफ्यूजन की स्थिति दूर हो जाएगी। तो भारत में जो रुपए का चिन्ह आप देखते हैं उसको तैयार किया था डी उदय कुमार के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं कि भारतीय रुपए का चिन्ह किसने तैयार किया था, तो वो तैयार किया था डी उदय कुमार ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला, प्रतिष्ठ मुद्रा क्या होती है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। और जो लोग भी क्लास में लेट से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज का ये जो सेशन है वो रोज के सेशन के जैसे नहीं है, ये बस आपको एज ए टेस्ट के रूप में ये सेशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप खुद देखिए कि कितने प्रतिशत प्रश्न गलत आपके हो रहे हैं या कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। क्योंकि आज कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरा मार्कर चल नहीं रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रश्नों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा प्रश्नों को मैं वो क्या बोलते हैं कि मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है और मैं टिक भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये बस एज ए टेस्ट के रूप में आप लीजिए और इसको देखिए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। तो बताइए प्रतिष्ठ मुद्रा क्या होती है। तो प्रतिष्ठ मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसके पीछे सरकार का कोई कोष नहीं होता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रतिष्ठ मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसके पीछे सरकार का कोई कोष नहीं होता है और ये सरकार के आदेश के ऊपर चलता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि प्रतिष्ठ मुद्रा वह मुद्रा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, प्रतिष्ठ मुद्रा से आशय क्या है, आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा, अर्थात इस पे क्या होता है, इस मुद्रा के पीछे सरकार के पास कोई कोष नहीं होता है। तो जितने लोग भी बी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा अपना कार्य ठीक प्रकार से करती है यदि। मुद्रा अपना कार्य ठीक प्रकार से कब करेगी, बताइए। मुद्रा अपना कार्य बताइए। ठीक है, तो जैसे मुद्रा है तो मुद्रा अपना कार्य कब ठीक से करेगी, तो मुद्रा अपना कार्य ठीक से तब करेगी जब उसका बाह्य मूल्य वास्तविक मूल्य के बराबर हो। जैसे आपने देखा कि जब आज से कुछ साल पहले 1 रुपए के सिक्के बड़े मोटे मोटे आते थे, तो जब 1 रुपए के सिक्के बड़े मोटे मोटे आते थे तो भारत से वो सिक्का चला जाता था बांग्लादेश, और बांग्लादेश में उसी 1 रुपए से कई ब्लेड बन जाता था, 5-5 6-6 ब्लेड बन जाता था। तो वास्तविक रूप से वैल्यू तो 1 रुपए थी, लेकिन अब उससे 5 ब्लेड बना करके और भारत में हिला के बेच देते थे, तो 1 रुपए के सिक्के से 5 रुपए की वैल्यू बन जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई ने क्या कर दिया, सिक्के में जो धातु लगी थी उसको कम कर दिया और सिक्के की जो लंबाई और चौड़ाई थी उसको कम कर दिया। तो मुद्रा तभी ठीक से कार्य करेगी जब उसका आंतरिक और बाह्य मूल्य बराबर होगा। जैसे आपने देखा जैसे आपने देखा कि गुप्त काल में सोने के सिक्के चलाए गए, तो अब सोच लीजिए कि वर्तमान में अगर जो सरकार सोने का सिक्का चला देगी तो सभी लोग तो सिक्का अपने घर में रख लेंगे, कोई कुछ खर्च ही नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये भी ठीक होगी कि जिसका बाह्य और वास्तविक मूल्य दोनों बराबर होना चाहिए और इसमें सर्वमान्यता का गुण होना चाहिए। अगर जो भारत में आप कहीं भी जा रहे हैं तो क्या होगा, भारत में आप कहीं भी जाएंगे तो मुद्रा मतलब आप अगर जितनी मुद्रा है आपके पास उतनी वैल्यू की चीजें आप खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका इसका मूल्य सापेक्षिक रूप से स्थिर हो। अब थोड़ा सा इस बात को भी समझिएगा, ऑप्शन नंबर ए को समझिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर ए को समझिएगा, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था उससे थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि बाह्य और वास्तविक मूल्य दोनों मुद्रा का बराबर भी तो नहीं हो सकता है ना। जैसे 500 रुपए की नोट है, तो 500 रुपए की नोट है, अगर जो उसको पिघलाएंगे उसको जलाएंगे तो क्या 500 रुपए के बराबर वो वैल्यू देगी,
नहीं देगी ना, तो ये तो सही नहीं होगा। तो जिसमें सर्वमान्यता का गुण हो और जिसका मूल्य सापेक्षिक रूप से स्थिर हो। सो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर जी बी और सी दोनों सही होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कौन सी मुद्रा वह परिसंपत्ति है जो यद्यपि मूल्य संचय के रूप में कार्य करती है किंतु आसानी से नकदी में परिवर्तित की जा सकती है, अर्थात विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बताइए। कौन सी मुद्रा वह परिसंपत्ति है जो यद्यपि मूल्य संचय के रूप में कार्य करती है किंतु आसानी से नकदी के रूप में परिवर्तित की जा सकती है, अर्थात विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। इसे सदृश्य मुद्रा बोलते हैं। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सदृश्य मुद्रा का मतलब क्या होता है। तो सदृश्य मुद्रा वह परिसंपत्ति है जो यद्यपि मूल्य के संचय के रूप में कार्य करती है किंतु आसानी से नकदी के रूप में भी परिवर्तित की जा सकती है, अर्थात विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्फीतिक गतिरोध की विशेषता नहीं है। कल मैं 2 क्लास प्रीमियर लगाऊंगा, ठीक है, एक 6 बजे से और एक 8 बजे से। 4 घंटे की क्लास कल चलेगी। 2 क्लास में प्रीमियर लगाऊंगा। जिसको जिसको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, सफलता प्राप्त करने के लिए लड़ना होगा, वो क्लास देख लेगा। बाकी बहुत लोग कहते हैं कि प्रीमियर क्लास है सर, तो प्रीमियर क्लास है तो प्रीमियर क्लास को आपको जरूर देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि हमने जो ऑलरेडी पढ़ा है वो फिर दोबारा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है तो क्या हम उसको गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो 2 क्लास में कल लगाऊंगा, प्रीमियर क्लास रहेगी कल शाम को 6 से 8, ठीक है, और फिर एक क्लास 8 से 10 शुरू होगी। दोनों क्लास आप लोग ज्वाइन करिएगा। अच्छी अच्छी क्लास लगाऊंगा, जो क्लास इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छी क्लास होगी वो, तो जरूर देख लीजिएगा, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। कल क्लास लगा दूंगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कितने लोग आओगे देखने के लिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से स्फीतिक गतिरोध की विशेषता कौन सी नहीं है। तो स्फीतिक गतिरोध की विशेषता कौन सी नहीं है, अर्थात कब मुद्रास्फीति कम नहीं होगी, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए भैया, स्फीतिक गतिरोध अर्थात कब महंगाई में कमी नहीं आएगी, ये बात कहा जा रहा है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं उच्च रोजगार, तो अगर जो लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग मांग करेंगे, और जब मांग करेंगे तो उससे ऐसा थोड़ी है कि गतिरोध आ जाएगा, ठीक है ना, उससे गतिरोध तो आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्री अप्रत्याशित स्फीति जो बकाया सरकारी ऋण के रूप में वास्तविक मूल्य को कम करता है उसे क्या बोलते हैं। खूबसूरत सा प्रश्न है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रश्न नहीं समझ में आएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो थियरी की क्लास जरूर करिए, थियरी की क्लास जरूर करिए। क्या उत्तर आ रहा है? महेंद्र जी, मंजुला शर्मा जी, अक्षय गौरी जी, दीपक शर्मा जी, प्रकाश कुमार जी, तस्नीम खान जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, राजेश जी, केपी जी, निशा जी, जितेंद्र जी, मंजुला शर्मा जी, ललिता साक्य जी, अक्षय गौरी जी, सर्वेश कुमार जी, अली जी, हरीश जी, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी तो कर दिया करो यार। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्फीति कर, ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्फीति कर। तो अर्थशास्त्री अप्रत्याशित स्फीति को जो बकाया सरकारी ऋण के रूप में वास्तविक मूल्य को कम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्फीति कर बोलते हैं। आज का सेशन में बहुत उत्साह से आया था कि आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और आज बहुत सा मजा आएगा सेशन में, लेकिन मेरा मार्कर ही नहीं चल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लिखूं या आपको एक्सप्लेन करूं। तो एज ए टेस्ट के रूप में आप इसको थोड़ा आज बस देख लीजिए, फिर सारी क्लासेस पहले की जैसे होने लगेंगी। इस प्रश्न का उत्तर करिए।
क्या उत्तर आ रहा है भाई? निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। और देखिए जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट चीजें पूछी जाएंगी। अब बशर्ते आप कितना मेहनत करते हैं इस पे डिपेंड करता है। जैसे होता है ना कि सभी लोगों को चाहिए कि हमको सफलता चाहिए, हमको सफलता चाहिए, हमको सफलता चाहिए, लेकिन सफलता के लिए जो मांग है उसकी पूर्ति आप करिए ना। आप मेहनत करेंगे तभी तो सफलता मिलेगा ना। कंपटीशन का दौर है, इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, और आप नहीं करेंगे तो कैसे सफलता मिल जाएगी? तो कम से कम 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे और 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे मुझे जरूर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। आप मशीन नहीं है, 365 दिन लगातार आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ कम से कम 365 दिन में 340 दिन या 330 दिन पढ़ने का जरूर प्रयास करिए, है ना? तो हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपरोक्त में से सही कथन का आपको चुनाव करना है। और किसी के पास कोई बात हो तो कर सकता है भाई, थोड़ा बहुत हम लोग बात भी कर सकते हैं क्योंकि आज मौका मिला है ना? तो ऑप्शन नंबर, मुद्रास्फीति कर्जदारों के लिए लाभदायक होती है। बिल्कुल ठीक है भैया। जो करदाता होता है उस सॉरी जो कर्ज देने वाला होता है, जो कर्ज को देने वाला होता है उसको नुकसान होता है, और जो कर्ज प्राप्त करने वाला होता है उसको लाभ मिलता है। तो मुद्रास्फीति जो कर्जदार है उसके लिए क्या होता है? उसके लिए लाभदायक होता है। देयर इज नो डाउट, ये तो बात आपकी 100% ठीक हो जाएगी। और मुद्रास्फीति बांड धारकों के लिए भी क्या होती है? लाभदायक होती है। नहीं भैया इसका कोई मतलब नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि अर्थव्यवस्था संभावित जीडीपी पर प्रचलित हो तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का परिणाम क्या होगा? बताइए। क्या बोल रहे? इजी सी बात है कि नहीं है? बच्चों वाली बात है। मांग जन्य मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था संभावित जीडीपी पे प्रचलित है और मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो जब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उपभोक्ता अपने मांग को बढ़ा देंगे, और मांग के अनुसार अगर जो पूर्ति में वृद्धि नहीं होती है तो कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो इस प्रकार से उत्पन्न स्थिति को मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला है कि जब मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद 11,000 करोड़ है और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 10,000 करोड़ है, तब सकल घरेलू औस्फीति कारक क्या होगा? अब इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? इसका फार्मूला क्या होगा? कमेंट करके बताइए भाई, इसका फार्मूला क्या होगा? हाँ, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा 11,000 बटा 10,000 इंटू 100 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि मान लीजिए कि मुद्रा पूर्ति और कीमत स्तर स्थिर रहे। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर दोनों स्थिर रहे, और मुद्रा की मांग आय और ब्याज दर का फलन है। जब आय स्तर बढ़ेगा तो निम्नलिखित में से क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा भाई? और जब देखिए आप तैयारी करते हैं तो बहुत प्रकार के चैलेंजेस आती हैं, बहुत प्रकार के चैलेंजेस जिंदगी में आते हैं। आपकी कुछ अपनी निजी समस्याएं भी होंगी, कुछ सामाजिक समस्याएं भी होंगी, लेकिन विजेता वही होता है जो हर समस्याओं का
हल निकाल लें। बहुत लोग क्या होते हैं कि अपनी निजी जिंदगी में कोई समस्या आती है तो फिर रोते रोते वो अपनी जिंदगी को ही बर्बाद कर लेते हैं, है ना। तो आपकी निजी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या सामाजिक जिंदगी में कोई समस्या आ रही है तो अपने आप को मजबूत करिए। जिंदगी में ऐसा कॉन्सेप्ट रखिए कि एक तरफ क्या हो, बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त करना है, और दूसरी तरफ कुछ भी छूट जाए तो उस चीज का कोई मलाल नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी छूट जाए तो उसका कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के माइंडसेट को आप अपनाएंगे तो जिंदगी में थोड़ा जीवन जीने में आसान होगा। बाकी बहुत सारे बच्चों से हमारी बात होती है, उनकी अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो समस्याएं तो भाई सबके पास है, जो जिसे नौकरी मिल गई है उसके पास भी है, जिसे नहीं मिली है उसके पास भी है। तो अपनी हर समस्याओं को क्या करिए, किनारे रखिए, अपने आप के ऊपर मेहनत करिए, जिंदगी में सफलता मिल जाएगी तो जिंदगी वैसे ही बहुत खूबसूरत लगने लगेगी, बशर्ते सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। बाकी तो रोना धोना जिंदगी में चलता ही रहता है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मान लीजिए कि मुद्रा पूर्ति और कीमत स्तर स्थिर है, यदि और मुद्रा की मांग आय और ब्याज के दर का फलन है। जब आय स्तर बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आय बढ़ेगा तो लोगों के पास मुद्रा बढ़ जाएगा, जब आय बढ़ेगा तो लोगों के पास मुद्रा बढ़ेगा, और जब मुद्रा बढ़ेगा मुद्रा बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में लोग ऋण की डिमांड कम करेंगे, और ऋण की डिमांड कम करेंगे तो ब्याज दर में कमी आएगी। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोलेंगे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सारभाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है। सारभाग मुद्रास्फीति क्या होता है। चलिए, सारभाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है भाई। तो ध्यान रखिएगा कि सारभाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है। तो याद रखिएगा कि सारभाग मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि यह मुद्रास्फीति की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा की जो वैल्यू होती है उसमें कमी आती है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा की वैल्यू में कमी आती है। तो क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ना कि सारभाग मुद्रास्फीति किस प्रकार की मुद्रास्फीति है। तो जो उन मदों को वर्जित करता है जो स्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती हैं, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा की। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गरीबी का कुशचक्र की प्राकल्पना किसके बीच अंतर संबंध को इंगित करता है। गरीबी के दुष्चक्र की बात करें तो रैगनर नर्स साहब ने गरीबी के दुष्चक्र को बताया। गरीबी का कुचक्र की प्राकल्पना किसके बीच अंतर संबंध को बताती है। तो जब गरीबी के कुचक्र को पढ़ते हैं तो रैगनर नर्स साहब ने एक तरफ मांग पक्ष की बात की, दूसरी तरफ पूर्ति पक्ष की बात की। तो जब मांग पक्ष की बात और पूर्ति पक्षों के माध्यम से वो कहते हैं तो कहते हैं कि देखिए भैया, एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है क्योंकि लोगों के पास आय कम है, और जब आय कम होगा तो वो निवेश कम करेंगे, निवेश कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो आय कम मिलेगा, आय कम मिलेगा सॉरी तो सॉरी देखिए ध्यान से समझिए कि उन्होंने कहा कि लोगों की आय कम है इसलिए लोग निवेश कम करेंगे, निवेश जब लोग कम करेंगे तो लाभ कम मिलेगा, और लाभ कम मिलेगा तो लोगों की आय कम हो रहेगी। अर्थात कम आय से चले थे और कम आय पे ही आकर के रुक गए। तो आय तथा उत्पादकता के मध्य संबंध को बताता है ऑप्शन नंबर ए। अगला, बेरोजगारी की गैर त्वरित स्फीति दर का अर्थ क्या होता है। ठीक, बेरोजगारी की गैर त्वरित स्फीति दर इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
क्या हुआ, किस प्रश्न के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? इस प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं ना? एक सेकेंड थोड़ा रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए। मान लीजिए कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर स्थिर है, ठीक है। मुद्रा की मांग आय और ब्याज दर का फलन है, ठीक है। और जब आय में वृद्धि होगा, हाँ तो ठीक है भाई, देखिए इसमें सेकेंड लाइन आप थोड़ा सा देखिएगा कि मुद्रा की मांग और आय, मुद्रा की मांग आय और ब्याज का फलन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बात आपकी सही है, इसमें मैंने बी बोल दिया था, थोड़ा जल्दीबाजी में इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुद्रा की मांग आय और ब्याज के दर के फलन के बराबर दिया है ना, तो फिर तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी और ब्याज दर में भी वृद्धि होगी। बात ठीक है, तो इसका ए ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, आपकी बात सही है, मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में कर दिया था, बट कोई बात नहीं है, करेक्ट भी हो गया। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बेरोजगारी की गैर त्वरित स्फीति दर का मतलब क्या होता है? तो बेरोजगारी की गैर त्वरित स्फीति का मतलब होता है कि बेरोजगारी की दर जिसके लिए स्फीति दर में परिवर्तन शून्य हो। सो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जितने लोग भी करेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। तो याद रखिएगा कि बेरोजगारी की गैर त्वरित स्फीति दर का अर्थ होता है कि बेरोजगारी की दर बेरोजगारी की ऐसी दर जिसके लिए स्फीति दर में परिवर्तन शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गतिहीन अर्थव्यवस्था में सरकार को क्या करना चाहिए? गतिहीन अर्थव्यवस्था मतलब मंदी की स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए? तो ये तो ये तो आपने इकोनॉमिक्स इतना पढ़ा है तो आपको पता ही होना चाहिए कि सर देखिए, जब मंदी की स्थिति आती है तो उसमें अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति को हमें बढ़ाना चाहिए, और मांग और पूर्ति को बढ़ाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा। मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार को व्यय ज्यादा करना पड़ेगा और लोगों से कम कर लेना होगा ताकि लोग कम कर दें और अपने निवेश को बढ़ा सके। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि अधिक सरकार को व्यय करना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़े। मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो एक तरफ मांग बढ़ेगा, दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगा, मांग व पूर्ति बढ़ेगा तो देश का विकास होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन नंबर सही होगा कि अधिक व्यय करना, कम कर लगाना अथवा विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। अर्थात विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अनुसरण करने में का मतलब क्या होता है कि मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी अगला है नवचालन अर्थात पंप प्रीमिंग का प्रयोग किया जाता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि नवचालन क्या होता है। कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि नवचालन का मतलब क्या होता है। नवचालन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखिए नवचालन का मतलब होता है मुद्रा का प्रसार करना। नवचालन का मतलब क्या होता है? मुद्रा का प्रसार करना। और मुद्रा का प्रसार कब किया जाता है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन की स्थिति हो। जब मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम होती है, और जब मुद्रा की मात्रा कम होती है तो मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे जाने लगती है। तो ऐसी स्थिति में नवचालन की विधि अपनानी चाहिए। आरबीआई अपनाएगा, प्रसारवादी मौद्रिक नीति लेके आएगा जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो एक तरफ मांग बढ़ेगा, दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगी, फिर उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, देश का आर्थिक विकास होगा। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, खाद्य सूचकांक को बनाने का आधार क्या है? खाद्य सूचकांक को बनाने का क्या आधार है बताइए? खाद्य सूचकांक को बनाने का आधार है, तो जितने लोग भी सी बोलेंगे कि सर थोक कीमत सूचकांक में प्राथमिक पदार्थों में खाद्य पदार्थ की मात्रा
और थोक कीमत सूचकांक में विनिर्मित उत्पादों में खाद्य उत्पाद मात्रा। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक देश में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कुछ उपाय पर विचार करिए और आप बताइए कि मुद्रास्फीति से मुकाबला कैसे किया जा सकता है। तो देखिए मुद्रास्फीति कब आता है, जैसे मुद्रास्फीति क्या होता है, तो मुद्रास्फीति जिसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं उसे ही हम लोग अपने घरों में महंगाई बोलते हैं, ठीक है। और महंगाई क्यों आती है, महंगाई तब आती है जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। और वस्तु की कीमत क्यों बढ़ जाती है, जब किसी वस्तु की मांग बाजार में ज्यादा होगी और उस वस्तु का उत्पादन अर्थात पूर्ति बाजार में कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि मांग कम हो जाए, मांग को हमको क्या करना है, कम करना है। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे मांग कम हो सकती है, तो पहला देखिए घाटे के लिए वित्त को कम करना, अर्थात अर्थव्यवस्था में सरकार अपने व्ययों को कम करे। जब व्यय को कम करेगा तो मुद्रा की पूर्ति कम होगी, तो मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो मांग कम होगा। और नगद कोष अनुपात में वृद्धि, तो अगर जो आरबीआई अर्थात देश का केंद्रीय बैंक अपने नगद कोष अनुपात में वृद्धि करेगा तो इससे आम जनता के ऊपर आम जनता को भी कर के रूप में ज्यादा मुद्रा चुकानी पड़ेगी, तो इससे भी मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है संरचनात्मक स्फीति उत्पन्न होती है, संरचनात्मक स्फीति कैसे उत्पन्न होती है, तो संरचनात्मक स्फीति का मतलब ये होता है कि वस्तु की कीमत इसलिए महंगी हो जा रही है क्योंकि एक उत्पादक को बढ़िया बाजार नहीं मिल रहा है या एक उपभोक्ता को बढ़िया बाजार नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, बाजार की अपूर्णता के कारण आप देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि जब आलू 5 रुपया पर किलो के हिसाब से बिकता है, जब गोभी 2 रुपए का एक बिकता है, और एक समय ऐसा भी आता है कि जब आलू 70 रुपए पर केजी बिकता है, गोभी 100 रुपए की एक बिकती है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि बाजार की अपूर्णता है। और तीसरा नंबर भी पढ़ लीजिएगा कि उत्पादन में पूरक साधनों की कमी के कारण। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि किन से सबसे अधिक संबंधित थे, सबसे अधिक संबंधित थे किन साहब भाई, तो जितने लोग भी ए बोलेंगे कि मांग जन्य मुद्रास्फीति सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। किन्स ने स्फीति का अंतराल की भी बात की थी और मांग जन्य मुद्रास्फीति की भी बात की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, और मांग के अनुसार अगर जो पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, और इस प्रकार से कीमतें बढ़ेंगी तो हम कहेंगे कि मांग जन्य मुद्रास्फीति आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, स्फीति का कारण क्या है, मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है भाई, सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा। अभी मैं आप लोगों के सबके 1 बाय 1 सबका नाम भी पढ़ूंगा और आपके स्कोर को भी मैं चेक करूंगा। थोड़ा बहुत हम लोग एक दूसरे से बात भी करेंगे, है ना, क्योंकि रोज की क्लास में हमें मौका नहीं मिल पाता है कि मैं बात करूं। आज थोड़ा सा मौका मिला है तो आप लोग इतना सारा बात करते हैं, थोड़ा मैं भी कर लूंगा, है कि नहीं। जब मैं बोलता हूँ कि बात किया जाए तो फिर कोई बात ही नहीं करता है। वैसे जब मैं क्लास लेता रहता हूँ तो देखता हूँ कितना सारा बात आप लोग करते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, स्फीति का कारण क्या है, तो मुद्रास्फीति क्यों आती है, तो वही मैं बोल रहा था कि मुद्रास्फीति इसलिए आती है क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और उस अनुसार उस वस्तु की पूर्ति नहीं होगी, अर्थात बाजार में वस्तु की मांग ज्यादा होगी और पूर्ति कम होगा, तो कीमत बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ेगी तो कहेंगे महंगाई आ गई है, और इस प्रकार से उत्पन्न महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो स्फीति का कारण पहला क्या होगा, पहला होगा कि आय में वृद्धि की मांग, मतलब अगर जो आपकी आय बढ़ती है तो आप मांग को बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि मांग बढ़ेगा और पूर्ति नहीं बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति आएगी, ठीक है। बढ़ती हुई मांग के अनुरूप
पूर्ति में वृद्धि न होना, अर्थात अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं की मांग बढ़ी उस अनुसार पूर्ति में वृद्धि नहीं हो रही है। अब आप खुद सोचिए कि आज से 20-25 साल पहले क्या होता था कि जो सीमेंट की बोरी थी वो 70 रुपए में मिलती थी या 60 रुपए में मिलती थी। लेकिन अब सभी लोग क्या करने लगे, जनसंख्या हमारी बढ़ गई, सबको पक्के मकान चाहिए, तो अब सीमेंट की मांग को लोग बढ़ा दिए। तो भैया जब सीमेंट की मांग बढ़ गई तो सीमेंट और उसकी पूर्ति तो सीमित है। सीमेंट की मांग तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या सीमेंट का उत्पादन सभी लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जब मांग बढ़ी और पूर्ति कम रही तो कीमतें बढ़ेंगी बढ़ेंगी, देयर इज नो डाउट, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है तो भी, अर्थात बाजार की अपूर्णता होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपने जानते ही होंगे कि कौन सी सार्वजनिक वस्तु होती है और कौन सी निजी वस्तु होती है। आप लोग अपने बचपन में, अगर जो आपके बचपन में घर बना होगा तो आप लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा होगा। ईंट कितना सस्ता हुआ करता था, छड़ कितना सस्ता हुआ करता था, सीमेंट कितना सस्ता हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था। मुझे लग रहा है कि आज से 20-25 साल पहले 1600-1700 रुपए में एक टाली ईंट मिल जाता था आप लोगों को, है ना, हम लोगों को। लेकिन अब कितना है वर्तमान में? ईंट की कीमत कितनी है? कोई खरीदा है? कोई वर्तमान में घर बनवा रहा है तो अपडेट कर दे भाई सबको। इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको इतना तो अपडेट होना चाहिए। क्या उत्तर आ रहा है बताइए, कि सार्वजनिक वस्तु कौन सी नहीं है? तो देखिए, एक होती है निजी वस्तु। निजी वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिसका प्रयोग करने के लिए आप खुद भुगतान करते हैं। जैसे आपका मोबाइल है तो ये निजी वस्तु है, आपका लैपटॉप है ये निजी वस्तु है, ठीक है। लेकिन वही दूसरी होती है सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है जो सरकार के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है और उस पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। जैसे हमारे देश की सेना है, पुलिस है, हमारे देश की सेना हो गई, हमारे देश की पुलिस हो गई, सड़क हो गया, ये सब सार्वजनिक वस्तु हो गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे कि बिजली का घरेलू उपभोग, सभी लोग का उत्तर ठीक है। बिजली का जब आप घरेलू उपभोग करते हैं तो आप यूनिट वाइज बिजली का बिल देते हैं ना, तो ये आपकी सार्वजनिक वस्तु नहीं है, ये आपकी निजी वस्तु है। अगला, स्फटिक अवसाद का आशय क्या है? स्फटिक अवसाद का आशय क्या है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? यहाँ पे जितने लोग भी पढ़ रहे हैं ना, सभी लोगों ने 50 पैसे देखे होंगे, सभी लोगों ने 25 पैसे भी देखे होंगे, कुछ लोग 20 पैसे भी देखे होंगे, है ना। देखे है कि नहीं देखे? कुछ 5 पैसे भी देखे होंगे। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि स्फटिक अवसाद का आशय क्या है। तो स्फटिक अवसाद अर्थात ये स्टैगफ्लेशन की बात कर रहे हैं। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि बेरोजगारी बढ़ती है और साथ ही साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ता है। तो स्टैगफ्लेशन अर्थात स्फटिक अवसाद का मतलब ये होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में सतत रूप से बेरोजगारी भी बढ़ती है और मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? बताइए। जैसे जब मैं पढ़ता था तो मुझे घर से 1 रुपए मिलते थे, जब मैं छोटा था क्लास 2-3 में, तो मुझे घर से रोज 1 रुपए मिलते थे। तो जब मैं स्कूल जाता था तो जब प्रेयर होता था तो प्रेयर में नहीं जाता था, बाहर चला जाता था, कुछ खा लेता था 1 रुपए का। उस समय बहुत सारी चीजें आती थी, है ना। फिर दोपहर में क्या होता था, जैसे, हाँ, क्या हुआ? फिर दोपहर में मेरी एक क्लासमेट होती थी,
वो उससे मैं रोज 50 पैसे उधार लेता था और उससे बोलता था कि कल मैं पक्का तुमको ये 50 पैसे वापस कर देंगे, लेकिन वो 50 पैसा हम उसे कभी वापस नहीं किए, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है। तो अगर जो वो 50 पैसे अब मुझे वापस करने हो तो क्या है, मुद्रास्फीति की वजह से मुझे लाभ मिलेगा, लेकिन उस समय 50 पैसे में क्या होता था, बहुत सारी चीजें मिल जाती थी। क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है, तो ये है ये है ब्रह्मानंद और वकील का स्टेटमेंट, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए। ये किस अर्थशास्त्री ने बोला था, तो ये ब्रह्मानंद और वकील ने बोला था। ठीक है, कहीं भी जाइएगा नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे एक दूसरे से। ऑप्शन नंबर डी, और कमेंट करके बताइए सभी लोग जितने लोग भी जुड़े हैं कितने 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 प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत आपको कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, थियरी जरूर पढ़िए, एक क्रम से आप थियरी पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक ही सही होने लगती है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, एक तरफ आप थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में एक ही टेस्ट दीजिए, रोज टेस्ट मत दीजिए, एक टेस्ट दीजिए, लेकिन जब टेस्ट दीजिए तो जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उन प्रश्नों को एनालाइज करिए कि वो प्रश्न कहाँ से गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए, उसकी थियरी को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको करंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे मैं निश्चित तौर से कर सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी हो तो जो नीचे नंबर आ रहा है इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करो, मैं आपके प्रश्नों को ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पुष्पा जी बोल रही है कि सर स्टैटिक्स का क्वेश्चन करवा दीजिए। स्टैटिक्स का ला दूंगा यार, एक दो सेशन ऑलरेडी मैं 2-3 सेशन करवाया हूँ जिसमें स्टैटिक्स पूरा कवर हो गया है ना। बाकी एक दो दिन बीच में मैं ला दे रहा हूँ किसी दिन स्टैटिक्स का, ठीक है। सर टेस्ट सीरीज खिचड़ी बनी हुई है। अच्छा, टेस्ट सीरीज को एक सप्ताह के अंदर अंदर टेस्ट सीरीज को मैं ठीक करवा रहा हूँ एक बार दोबारा, ठीक है। आलोक सिंह जी बोल रहे हैं कि सर कितने बजे से क्लास होती है। जो क्लास होती है वो शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। कोई पूछ रहा है सर यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब होने की संभावना है। देखिए ऐसा तो लग रहा है
कि जल्दी ही कुछ आप लोगों को खुशखबरी देखने को मिले, लेकिन अभी पुख्ता तौर पे मैं कोई आप लोगों को डेट की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो बस इतनी सारी ही बातें आप लोग के पास थी, और अब कल से अगर जो कोई क्लास में बात किया तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल सभी लोग जुड़ जाइएगा। 6 बजे से क्लास लगेगी और दूसरी क्लास 8 बजे से लगेगी। एक क्लास 6 बजे से, एक क्लास 8 बजे से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।